Friends, today we'll talk about Daniel Defoe, and the time period is 1660 to 1731. And birth name is Daniel Foe. Birth name is Daniel Foe. ये birth name भी बहुत बार पूछा जाता है, तो you have to remember this. Actual name ये इनका Daniel Foe. His father and mother both were dissenters, प्रोटेस्टेंट थे वो, who refused the authority of Anglican Church, means Church of England की उन्होंने जो authority वो refuse कर दी थी. He was survived in Great Plague and Great Fire of London, and because the war England is fighting with France, all the fortune Defoe is collapsed and he is landed in debtors. Debtors क्या होता है? डेप्टर्स प्रिजन में उनको डाला गया. क्यों डाला गया? जो कर्जा लेकर नहीं लौटाते उन्हें इस प्रिजन में डाल देते हैं. ओके, तो हमने पहले वीडियो में हमारे देखा था अफरा बहन को भी उन्होंने डेप्टर्स प्रिजन में डाला था. उन्होंने भी ये किया था, जो कर्जा लेके उन्होंने नहीं लौटाया था. एंड ही टुक मॉनमौथ रिबेलियन, उन्होंने मॉनमौथ रिबेलियन लिया था. इस रिबेलियन में भाग लेने वालों को मार दिया जाता है, जला दिया जाता है या टांग दिया जाता है, बट डेफे को माफ़ी मिल गई थी. ओके, एंड व्हेन ही डाइड इट इज़ रिमेंबर दैट ही यूज 200 पेन नेम्स. उन्होंने 200 पेन नेम्स यूज़ किए थे अपनी पूरी लाइफ में. तो नेक्स्ट इनके वर्क स्टार्ट करते हैं. इनका वर्क्स है, फर्स्ट वर्क इज़ एन एसे अपॉन प्रोजेक्ट. एन ऐसे अपॉन प्रोजेक्ट, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, ओनली नाम ही पूछा जाता है तो आपको याद रखना है. एंड इट बिगेन्स विथ ए प्रोजेक्ट और इट बिगेन्स विथ ए पोर्ट्रेट ऑफ हिज टाइम एज प्रोजेक्टिंग एज. ठीक है, इतना आपको याद रखना है. द नेक्स्ट वर्क इज ट्रू बॉर्न इंग्लिश मैन. ट्रू बॉर्न इंग्लिश मैन ये क्या है? पोयम है. इट इज़ ए पोयम एंड इट इज़ ए सटायरिकल पोयम, मतलब व्यंग किया है इन्होंने इस पोयम में किसी के ऊपर. एंड आफ्टर जेम्स टू विलियम III बिकेम किंग एंड ही वॉज ए डच बॉर्न एंड ऑफ ए डिफेंडिंग हिम. इसमें ये उनको डिफेंड करते हैं, ओके, सटायर करते हुए. आफ्टर जेम्स टू विलियम III केम एंड इन हिज टाइम डोफे वॉज बिग सपोर्टर ऑफ मोनार्की. विलियम III was a Dutch born person and thus he was not supported or praised by people of England. तो वो डच बॉर्न थे, इसीलिए पसंद नहीं करते थे उनको पीपल ऑफ इंग्लैंड, वहाँ के लोग, इंग्लैंड के लोग, बिकॉज पीपल ऑफ इंग्लैंड आर सफरिंग फ्रॉम जिंक ऑफ जेनोफोबिया. उनको एक जेनोफोबिया क्या होता है? हु डज नॉट अप्रूव पीपल कमिंग फ्रॉम फॉरेन नेशन. तो वो बस परेशान हो चुके थे कि भाई अब हमें दूसरे कंट्री से उन लोगों को एक्सेप्ट करना ही नहीं है. जैसे हम इंडियंस हैं तो हमें पता है कि पहले मुग़लों ने हम पे राज किया, वो उन्होंने हमें लूटा, उसके बाद में जो ब्रिटिशर्स ने हमें लूटा, तो हम भी ट्रस्ट करने से पहले 100 बार सोचते हैं. तो वैसे ही उनका भी यही हाल हो गया था. उन्होंने जीनोफोबिया, मतलब उनको एक जिंक ऑफ जीनोफोबिया हो गया था. हु डज नॉट अप्रूव पीपल कमिंग फ्रॉम फॉरेन नेशन. एंड इन दिस पोएम डॉफे इज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट द रेपुटेशन ऑफ विलियम III. और इसमें वो विलियम III की रेपुटेशन प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं. एंड सेइंग दैट आवर कंट्री इंग्लैंड इज़ द प्रोडक्ट ऑफ वेरियस एथनिक ग्रुप्स. वो बोलते हैं कि हमारी जो कंट्री है इंग्लैंड, वो प्रोडक्ट है वेरियस एथनिक ग्रुप्स इन ऑर्डर टू फॉर्म द नेशन कॉल इंग्लैंड. तो इस नेशन को बनाने में हमने बहुत सारा जो एथनिक ग्रुप्स हमने प्रोडक्ट यूज़ किया है, तो इसलिए हमें ऐसा नहीं करना चाहिए. ही इज सेइंग दैट आवर कस्टम, आवर ट्रेडिशन, आवर लॉज आर मेड इन सच ए वे दैट एनीबडी कम्स फ्रॉम फॉरेन कंट्री विल बी एबल टू असिमिलेट इन द कल्चर ऑफ इंग्लैंड वेरी सून. तो उन्होंने बोला है कि हमारा जो कस्टम है, हमारा ट्रेडिशन है, हमारे जो लॉज है, हमने इस तरीके से बनाए हैं कि कोई भी बाहर का आके हमारे कस्टम में असली मिक्स हो जाता है, बहुत ही जल्दी घुल मिल जाता है. सो इट इज़ नॉनसेंस टू अब्यूज़ एनी न्यू अराइवल. तो वो बोलते हैं कि ये तो बेवकूफ़ी है कि किसी भी न्यू अराइवल को एक्सेप्ट ना करना. ठीक है, तो वो डिफेंड करते हैं पूरे पोएम में कि ऐसा मत करो, विलियम III को एक्सेप्ट करो. एंड द नेक्स्ट वन इज द शॉर्टेस्ट वे टू डिसेंड अस.
शॉर्टेस्ट वे टू डिसेंड अस। तो ये इनका जो वर्क है, हिज पेरेंट्स वे डिसेंडर्स, जैसे मैंने बताया कि वो डिसेंडर्स थे, एंड ही वाज डिसेंडर्स मतलब मीन्स एनीबडी हु अब्यूज और डिड नॉट एक्सेप्ट द रूल ऑफ एंग्लिकन चर्च और चर्च ऑफ इंग्लैंड। जो एंग्लिकन चर्च और चर्च ऑफ इंग्लैंड के रूल्स को नहीं मानता था तो उनको हम डिसेंडर्स बोलते थे। एंड व्हेन विलियम III died in 1702 and he was replaced by Queen Anne, new ruler, he was very serious about non-conformers। तो वो बहुत ही सीरियस थे नॉन कन्फॉर्मर्स के, मतलब मीन्स रूलर ने कोई रूल बनाए हैं वो रूल नहीं मानते थे। ओके, and she immediately make this law that anybody who is talking against Britain could be arrested and placed in pillory। मतलब वो जेल में डाल दिया जाएगा अगर कोई भी जो रूल हमने बनाए हैं, ब्रिटेन ने बनाए हैं, वो नहीं मानेंगे तो। एंड डॉफे ऑलवेज रोट अगेंस्ट द पॉलिटिक्स एंड ही बिकेम द टारगेट एंड ही वॉज अरेस्टेड एंड प्लेस्ड इन पिलरी। तो वो डॉफे उनके अगेंस्ट ही हमेशा लिखते थे, उनकी पॉलिटिक्स के अगेंस्ट ही लिखते थे, उनके रूल्स के अगेंस्ट ही लिखते थे, इसीलिए उनको हमेशा टारगेट थे वो जो रूलर्स वहाँ के थे उनके, और इसीलिए उनको जेल में डाल दिया गया था। एंड फ्रॉम पिलरी मतलब जेल ही रोट ए पैम्पलेट कॉल्ड शॉर्टेस्ट वे ऑफ डिसेंडर्स। तो उन्होंने वहीं से जो अपना ये लिखा था शॉर्टेस्ट वे टू डिसेंडर्स। तो एंड द रीज़न इज़, वहाँ से क्यों लिखा, द रीज़न वाई ही इज़ अरेस्टेड इज़ द पैम्पलेट, जो शॉर्टेस्ट वे विद डिसेंडर्स था वो पैम्पलेट, जिसका सबटाइटल क्या है, प्रपोजल फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द चर्च। ये सबटाइटल बहुत बार पूछा जाता है तो आपको याद रखना है, डेट याद रखनी है। तो ये उनका सबटाइटल है। एंड दिस पैम्पलेट टॉक्स अबाउट द नॉन कन्फॉर्मिस्ट एंड हाउ दे आर ट्रीटेड इन इंग्लैंड। तो नॉन कन्फॉर्मिस्ट थे, उनको कैसे वहाँ के लोग ट्रीट करते थे। इसमें डॉफे इज सेइंग कि जो भी नॉन कन्फॉर्मिस्ट है उन्हें इंग्लैंड से बाहर चले जाना चाहिए, क्योंकि अगर वो इंग्लैंड में रहेंगे तो उन्हें जेल में डाल दिया जाएगा। जैसे ही ये पैम्पलेट पब्लिश हुआ जिसमें डॉफे ने क्रिटिसाइज किया वहाँ के मोनार्क को, क्वीन एन ने बोला डॉफे को जेल में डाल दो, एंड ही वाज सेंट इनटू द प्रिजन ऑफ पिलरी। पब्लिकली अब्यूज किया जाता था उनको, ठीक है, डेली पब्लिक में खड़ा करके उनकी बेइज्जती करी जाती थी। ओके, एंड इसमें किस टाइप का क्वेश्चन आया है, लेट अस डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज, फर्स्ट क्वेश्चन इज विच अमॉन्ग द फॉलोइंग वर्क बाय डॉफे लैंडेड हिम इन प्रिजन ऑफ पिलरी। तो कौन सा वर्क के वजह से उन्हें जेल में डाला गया था, प्रिजन ऑफ पिलरी में डाला गया था। तो द आंसर इज शॉर्टेस्ट वे विथ डिसेंडर्स, शॉर्टेस्ट वे विथ डिसेंडर्स। द नेक्स्ट वन इज हाइम टू पिलरी। द नेक्स्ट इज हाइम टू पिलरी। ये क्या है, दिस इज ए पोयम एंड दिस वर्क ही रोट फ्रॉम प्रिजन। ये वर्क उन्होंने प्रिजन से ही लिखा है। एंड दिस पोयम इज एप्रिशिएटेड बाय द पीपल ऑफ इंग्लैंड। वहाँ के लोगों ने इस वर्क को बहुत पसंद किया, एप्रिशिएट किया, एंड सो मच दैट जो लोग जूते टमाटर बरसाने वाले थे डॉफे पर, वो लोग इस पोयम को पढ़ते ही इतनी ज़्यादा चेंज हो गए कि उन्होंने प्रिजन के बाहर से डॉफे के ऊपर फ्लावर बरसाए। जो मैंने लास्ट उनका बोला, जिसमें बोला था ना शॉर्टेस्ट वे विद डिसेंडर्स, उनको पब्लिकली अब्यूज़ किया जाता था, पब्लिक में खड़ा करके उनकी बेइज्जती करी जाती थी। उनको पब्लिक जो आती थी उनको कुछ उल्टा पुल्टा बोल के जाना है, करना है, उनके ऊपर कुछ फेंकना है, तो वो उनको अब्यूज़ करते थे। लेकिन इस वर्क को जो हाइम टू पिलरी आने के बाद में उनके ऊपर पब्लिक ने जूते चप्पल ना मार के, टमाटर ना मार के उनके ऊपर फूलों की बारिश करी। एंड ही सेड नो मैन इन इंग्लैंड बट डॉफे स्टूड in pillory and later rose to eminence among his fellow men. Critics said this lines, ये lines critics ने बोली है कि इंग्लैंड में no man in England but डॉफे stood in pillory, कि कोई भी इंग्लैंड का ऐसा मैन नहीं था जो वहाँ पे, लेकिन डॉफे वहाँ पे रहा। एंड लेटर रोज टू eminence among his fellow men, और वहीं से अपने फेलो मैन में निकला हुआ।
and after some time he was realized from pillory and he was released from pillory and he was sent to Newgate prison. तो उसके बाद में उन्हें वहाँ से रिलीज कर दिया गया and he was sent to Newgate prison. And after some days he was released from prison by Robert Harley. तो उसके बाद में उनको इस prison से भी रिलीज कर दिया गया था by Robert Harley. And Robert Harley said that now you have to work as an agent or spy for the years because I have bailed you. और रॉबर्ट जो हार्ले थे उन्होंने कहा था कि अब तुम्हें हमारे लिए काम करना है, हमारे एजेंट बन के काम करना है, हमारा जासूस मतलब स्पाई बन के काम करना है जब तक, क्योंकि मैंने तुम्हारी बेल कराई है फॉर द ईयर्स बिकॉज आई हैव बेल यू, क्योंकि मैंने तुम्हारी बेल कराई है इसलिए अब तुम्हें हमारे लिए काम करना पड़ेगा. एंड द नेक्स्ट वर्क इज डैनियल डफे का नेक्स्ट वर्क है रिव्यू. द नेक्स्ट वर्क इज रिव्यू. डैनियल डफे का नेक्स्ट वर्क है रिव्यू and this work is published in 1704 to 1730. it is a literary periodical. ये क्या periodical है? periodical 1704 से 1730 तक ये periodicals चलते थे. okay, and the next one is Robinson Crusoe, the famous work of Daniel Defoe. The famous work of Daniel Defoe, Robinson Crusoe, and it is a story based on real life persona. ये एक story है जो real life persona के ऊपर based है जिसका नाम था Alexander Selkirk. Alexander Selkirk, and it is he is a Scottish man who spent 4 years in an island. वो Scottish man थे जो उन्होंने 4 years तक एक island पे अपना जीवन व्यतीत किया. And John फर्नांडिस वॉज द आइलैंड वेयर ही स्पेंड 4 years. तो ये फर्नांडिस जो आइलैंड था, नाम भी पूछा जाता है. तो मैंने मेन पॉइंट्स इसमें लिखे हैं कि हम बहुत सारा पढ़ लेते हैं तो फिर कंफ्यूज भी हो जाते हैं. तो इसीलिए सिर्फ हम वही पढ़ेंगे अब जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो और जो हमें लिंक करने में मज़ा आए और पढ़ने में मज़ा आए. तो नेक्स्ट उनका जो आइलैंड था फर्नांडिस आइलैंड था. एंड प्लीज़ मेरा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो ला पाऊँ और हमारा जो टारगेट है वो हम अचीव कर पाए एग्ज़ाम क्रैक करने का. तो इसमें नेक्स्ट चलते हैं. रॉबिन्सन क्रूसो का मेन कैरेक्टर इज रॉबिन्सन एंड द स्टोरी इज लाइक एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए पर्सन. जो स्टोरी है वो ऑटोबायोग्राफी है एक पर्सन की. तो इसमें मैं आपको ये भी कहना चाहूँगी लास्ट तक वीडियो में बने रहिए ताकि लास्ट में जो स्लाइड्स आते हैं आपको हेल्प मिलेगी नोट्स बनाने के लिए. नोट्स नहीं बनानी कोई दिक्कत नहीं, मैं जो ये आपको शॉर्ट नोट्स दे रही हूँ इनका तो मैं आपको PDF बना के दूँगी जब भी मुझे टाइम मिलेगा. तो उसमें कोई इशू नहीं है. आप लास्ट तक ये है कि आप स्लाइड से भी अपना नोट्स और कुछ आपको डीप नॉलेज चाहिए तो वो उनसे ले सकते हो. तो मैं लास्ट में इसके वीडियोस के हर वीडियो के मेरे लास्ट में स्लाइड्स होती है तो इसलिए आप लास्ट तक बने रहिए ताकि आप उन स्लाइड्स को देख के अपना प्रिपरेशन और भी अच्छे से कर पाओ. रॉबिन्सन स्पेंड 28 years इन उन्होंने 28 years इन ट्रॉपिकल डेजर्ट आइलैंड. उन्होंने 28 years ट्रॉपिकल डेजर्ट आइलैंड में बिताए थे एंड नियर ट्रिनिडड. and in 1966 it is named as रॉबिन्सन क्रूसो आइलैंड. और 1966 में इस आइलैंड का नाम ही जो ट्रॉपिकल डेजर्ट आइलैंड था उसका नाम रॉबिन्सन क्रूसो आइलैंड रख दिया गया था. तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है कि किस टाइम पे ये चेंज किया था नाम. तो 1966 एंड मेन कैरेक्टर इज रॉबिन्सन एंड द स्टोरी इज लाइक एन ऑटोबायोग्राफी. ऐसा लगता है कि स्टोरी एक ऑटोबायोग्राफी है किसी इंसान की. एंड देर इज ए सीक्वल रिटन बाय डैनियल डॉफे एंड द सीक्वल ऑफ रॉबिन्सन क्रूसो इज नोन एज द फर्दर एडवेंचर ऑफ रॉबिन्सन क्रूसो. इसका उन्होंने एक सीक्वल भी लिखा है जिसका नाम है फर्दर एडवेंचर ऑफ रॉबिन्सन क्रूसो. तो सीक्वल भी याद रखना है, सीक्वल भी बहुत बार पूछा जाता है. तो ये
मेन पॉइंट्स इस स्टोरी के आपको याद रखने हैं। एंड 3 इम्पॉर्टेंट राइटर्स गिवन देयर व्यूज ऑन रॉबिन्सन क्रूसो। 3 राइटर्स हैं जिन्होंने अपने व्यूज दिए रॉबिन्सन क्रूसो के ऊपर। द फर्स्ट वन इज जेम्स जोशी। तो इन्होंने नॉवल इंग्लिश यूलिसिस में रॉबिन्सन क्रूसो इज ए ट्रू सिंबल ऑफ ब्रिटिश एम्पायर एंड ही इज ट्रू प्रोटोटाइप ऑफ ब्रिटिश कॉलोनिस्ट। तो उन्होंने जेम्स जोसे ने जो नॉवल लिखी है इंग्लिश यूलिसिस, उसमें उन्होंने कहा है कि रॉबिन्सन क्रूसो इज ए ट्रू सिंबल ऑफ ब्रिटिश एम्पायर एंड ही इज ए ट्रू प्रोटोटाइप ऑफ ब्रिटिश कॉलोनिस्ट। ओके, तो ये आपको याद रखना है। जेम्स जोशी ये एक थे इम्पोर्टेंट राइटर थे जिन्होंने अपना व्यू दिया था। द नेक्स्ट इज जे.एम. कॉट्जी। जे.एम. कॉट्जी जे.एम. कॉट्जी हैज़ रिटन ए नॉवल कॉल्ड फ्यो। इन्होंने नॉवल लिखी है फो के नाम से, विच इज़ ए टेल ऑफ रॉबिन्सन क्रूसो। ये एक कहानी है रॉबिन्सन क्रूसो की फ्रॉम ए पर्सपेक्टिव ऑफ ए वुमन नेम सुज़ैने बर्टन। तो ये सुज़ैने बर्टन के प्रोस्पेक्टिव से है। हर एक का इंसान का अलग अलग प्रोस्पेक्टिव होता है, विचार होता है, विचारधारा होती है। तो ये इसके सुज़ैन बर्टन के विचारधारा के उसके विचारों से है ये जो वुमन जो है सुज़ैन बर्टन। तो ये आपको याद रखना है, इन्होंने भी लिखा था। एंड नेक्स्ट वन इज इलिजाबेथ बिशॉप। इलिजाबेथ बिशॉप इन्होंने ये पोएट है कि ही एंड शी हैज़ रिटन ए पोएम कॉल्ड क्रूसो इन इंग्लैंड। उन्होंने पोएम लिखा है क्रूसो इन इंग्लैंड। And in this poem she talks about the life of Crusoe near the England of his career, and he is happy about his life and at the same time he was regretting something about his life। तो वो खुश भी है, साथ में वो रिग्रेट भी कर रही है अपनी लाइफ के बारे में। तो उसके ऊपर है इलिजाबेथ बिशॉप ने कौन सा लिखा है, क्रूसो। तो आपको ये तीनों बहुत 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 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तो ये आपको याद रखना है कि रॉबिन्सन क्रूसो के ऊपर व्यूज किस किस राइटर ने दिया था, बहुत बार पूछा जाता है। द नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच नॉवल जेम्स जोसे कॉल्ड एज इंग्लिश यूलिसिस। तो कौन सी नॉवल है जिसे इंग्लिश यूलिसिस कहा जाता है। तो द आंसर इज रॉबिन्सन क्रूसो। मैंने अभी बताया नॉवल जो यूलिसिस है और इंग्लिश यूलिसिस है वो किसके ऊपर बेस्ड है, रॉबिन्सन क्रूसो। And we readers call it as a collection of strange surprising adventure। और हम जो रीडर्स है उसे कहेंगे collection of strange surprising adventure। Okay, and the next question is which of the following work of Defoe offers his readers a collection of strange surprising adventure। तो कौन सा ऐसा वर्क है जो रीडर्स को एक कलेक्शन ऑफ स्ट्रेंज सरप्राइजिंग एडवेंचर दे रहा है। आंसर इज रॉबिन्सन क्रूसो। Robinson Crusoe। The next question is unquenchable spirit of Robinson Crusoe struggling to maintain a substantial existence only lonely island reflect। क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है, एक लोनली आइलैंड पे उनका रहना, उनका स्ट्रगल करना है। तो रिफ्लेक्ट द राइज ऑफ बोज़लवासी, मतलब बोज़लवासी, रिफ्लेक्ट द राइज ऑफ बोज़लवासी। इसका मतलब होता है बोज़लवासी का मीन्स मिडिल क्लास मैन। तो लाइफ ऑफ मिडिल क्लास मैन दिखाना चाह रहे हैं और ट्राइंग टू मेक हिमसेल्फ बेटर ओनली लोनली आइलैंड दैट शोज द राइज ऑफ मिडिल क्लास मैन, कि हम कैसे उभरते हैं, कैसे हम कोशिश करते हैं, तो उसको दिखाना चाह रहे हैं रॉबिन्सन क्रूसो। तो बोज़लवासी रिफ्लेक्ट द राइज ऑफ बोज़लवासी, BOZLVASI, बोज़लवासी। तो आपको याद रखना है मीन्स मिडिल क्लास मैन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इमोशनल टाइप्स एंड पर्सनल रिलेशनशिप प्ले ए माइनर पार्ट इन डॉफे's वर्क। द फॉलोइंग प्रोटोगोनिस्ट ऑफ डॉफे हैड नो फैमिली एक्सेप्ट वन हु लीव फैमिली एट एन अर्ली एज, विच इज दैट कैरेक्टर। तो कौन सा ऐसा कैरेक्टर है, आंसर इज रॉबिन्सन क्रूसो। तो कई बार ये पूछा जाता है कि कहाँ से जे.एम. कॉट्जी ने कहाँ से सोर्स लिया और किसने कहाँ से सोर्स लिया। तो एक बार आया था नॉवल थी जे.एम. कॉट्जी की और सोर्स पूछा था। तो सोर्स कहाँ का है, रॉबिन्सन क्रूसो बाय डैनियल डोफे, इन्होंने सोर्स अपने यूज़ किया था।
तो ये आज हमारा था डैनियल डोफे का। नेक्स्ट हम डैनियल डोफे के बाकी जो बचते हैं वर्क वो कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट अपनी वीडियो में। उसके बाद में हेनरी फील्डिंग भी हम करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में मेरा चैनल शेयर कीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक ज़रूर किया करिए। लाइक से पता चलता है कि आपको पसंद आई है नहीं आई चीज़। अगर आप लाइक नहीं करेंगे तो मुझे पता ही नहीं चलेगा। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि डेली के मेरे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए ग्रेट डे।